पहली कंट्री जो रहेगी मेरी नेपाल रहेगी, जिसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हम लोग आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ दिखा के जा सकते हैं। बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए एट ए टाइम, आप कराएंगे, ऑन अराइवल कराएंगे या 10-15 दिन पहले कराएंगे? अगर कोई दिक्कत आ गई, अगर नहीं जा जनरली होता नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे हम लोग ट्रैवल करते हैं एक ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्प्रेड करने के लिए। और सेकंड थिंग इज़ कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे काम के लिए कोई मना करेगा। अगर बात करें आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की, वो क्या कहते हैं इस पैशन को? वो समझते हैं कि ये पैशन है एक ह्यूमैनिटी के लिए या किसी भी तरह? सालों बाद, मतलब 50-60 सालों बाद यहाँ पृथ्वी पर रहना नामुमकिन यानी मुश्किल सा हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एआई दिखेंगे और इंसान मतलब घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि एक मौत को छू के वापस आने का किस्सा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। साइकिलिंग करने के शौकीन लोग तो आपने बहुत देखे होंगे जिनको साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। कुछ अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं और कुछ अपने शौक़ के लिए साइकिलिंग करते हैं, शौकिया तौर पर करते हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनका शौक़ भी है और एक मोटिव भी है साइकिल चलाने का। और साइकिल वो केवल एक अपने शहर में या गलियों में नहीं, एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं, बल्कि अब जो है दिल्ली से सिंगापुर तक साइकिल पर जाने वाले हैं। जी हाँ, हैरानी होती है सुन के बिल्कुल कि एक देश से दूसरे देश में कैसे साइकिल पर एक व्यक्ति जा सकता है। सो इनकी क्या कहानी है, इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार। तो आदित्य जी, क्या मोटिव है आपका इस तरह साइकिल पर जो है आप निकले? सिंगापुर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या वाकई सिंगापुर जाने वाले हैं आप साइकिल से? जी मैम, मैं यहाँ से 6 देशों की यात्रा करने वाला हूँ, इंडिया टू सिंगापुर तक की जी। तो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? मैम यहाँ से मैं पहली कंट्री रहेगी नेपाल, उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा। नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और उसके बाद इंडोनेशिया लास्ट। सो नेपाल में तो वीज़ा नहीं चाहिए होता, बाकी कुछ कंट्रीज़ में, सिंगापुर में भी वीज़ा चाहिए। सो उसकी तैयारी है आपकी? हाँ, बाकी सब कंट्रीज़ की तैयारी है। 15 डेज़ पहले ही मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूंगा ऑनलाइन, और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हम उसे कंटिन्यू कर देंगे। ये इसलिए पॉसिबल है, यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल लद्दाख जा रहा हूँ। लद्दाख का जो उमलिंगला टॉप है वो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ से केदारनाथ जाऊँगा। केदारनाथ होते हुए सबसे पहली कंट्री जो रहेगी मेरी नेपाल रहेगी, जिसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हम लोग आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ दिखा के जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करूँगा, मणिपुर से आगे की सारी कंट्रीज़ जॉइंटेड है। वहाँ से सबसे पहले आएगी म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, उसके बाद इंडोनेशिया। सिंगापुर जाने के लिए, नेपाल के लिए तो नहीं वीज़ा चाहिए होता, लेकिन सिंगापुर या किसी और कंट्री के लिए जाने के लिए तो वीज़ा चाहिए होता है। सो वीज़ा आपको मिल चुका है, लिया है आपने वीज़ा? अभी तक वीज़ा नहीं लिया है, क्योंकि मैं जब 15 दिन पहले ही जिस कंट्री में एंटर होने वाला हूँ, मेरा डेली का एवरेज है 100 किलोमीटर। तो मतलब एवरेज 15 दिन यानी 1500 किलोमीटर पहले मैं ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर दूँगा, और जैसे अप्रूवल मिलता है तो मैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के और आगे की ओर मूव कर जाऊँगा नेक्स्ट कंट्री में। तो मतलब डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाई करवाए नहीं आप? नहीं, अभी नहीं करा, वो ऑन अराइवल हो जाएगा वो। तो ऐसे लगता नहीं कि बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए एट ए टाइम, आप कराएंगे, ऑन अराइवल कराएंगे या 10-15 दिन पहले कराएंगे? अगर कोई दिक्कत आ गई, अगर नहीं जा पाए आप? तो मैम जनरली होता नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे हम लोग ट्रैवल करते हैं एक ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्प्रेड करने के लिए। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे काम के लिए कोई मना करेगा। पहले कभी ऐसे किया है, किसी ने वीज़ा लगवाया है आपके नोन में हो जो बाहर गए हो ऐसे साइकिल पे? जी, ऐसे हमारे 2-3 नोन है जो कि अभी कुछ तो बाहर वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी ऐसे गया हूँ। तो आपने पहले भी कहीं ट्रैवल किया है या सीधा वर्ल्ड टूर ही कर रहे हैं साइकिल पे? पहले मैंने इंडिया कंप्लीट कर चुका हूँ, लगभग ऑलमोस्ट जितना है मोस्टली सारा कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी भारत आप साइकिल पर घूम चुके हैं? जी। मेरे को ट्रैवल करते 14 मंथ्स हो गए हैं और लगभग 20,000 प्लस किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। और अब जो राइड रहेगी मेरी इंडिया टू सिंगापुर, लगभग 10 to 15,000 प्लस किलोमीटर रहेगी।
तो पहले जो है आपने इंडिया में कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया और अब कहाँ से शुरुआत की है सिंगापुर के लिए? मेरा हमेशा से ट्रैवल रहता है, स्टार्ट रहता है दिल्ली से ही, और दिल्ली पे ही ख़त्म करता हूँ। और दिल्ली से अब अभी मेरा जो ये आज चौथा दिन है जी। इंडिया टू सिंगापुर का, और चौथे दिन में मैंने लगभग 400 किलोमीटर प्लस राइड की। तो शुरुआत दिल्ली से ही करते जी, हैं? हाँ, कोई हमेशा। खास कारण रहते तो आप राजस्थान हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज से 2 साल पहले मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए सिविल इंजीनियर जॉब कर रहा था। 14 मंथ्स पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट करी है इसके लिए। तो मेरा रेसिडेंस मोस्टली मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, साल में एक आधी बार घर जाता हूँ दिवाली पे। तो इसीलिए रहते रहते वहीं से आदत बन गई है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो वहीं से स्टार्ट जी। करते हैं। तो अगर बात करें आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की, वो क्या कहते हैं इस पैशन को? वो समझते हैं कि ये पैशन है एक ह्यूमैनिटी के लिए या किसी भी तरह? एक्चुअली जब मैंने शुरुआत में इंडिया किया था तब मुझे थोड़ी सी हालांकि मुश्किल हुई थी, 2-3 महीने लगे थे मुझे उन्हें मनाने में। जी। लेकिन अब जब मैं निकल रहा हूँ तो ये जब जितना भी सेटअप है सब घर वालों की देन से ही लिया गया है। मतलब घर वाले कोई नाराज़ नहीं है आपसे? नो मैम, सब खुश है और बहुत अच्छा है कि वो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी फैमिली हर किसी के लिए होनी चाहिए, और एक इंसानियत के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने रीजन को आगे बढ़ाना चाहिए। फैमिली में कौन कौन है आपके? हम 5 भाई हैं, 3 सिस्टर है और मम्मी है। फैमिली मतलब अच्छे से उनका कोई दिक्कत तो नहीं आती? उनको फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं चाहिए होता? नो नो मैम, मेरी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है और हमारा तो स्टील का इसीलिए बिजनेस आपको है। पूरी इजाज़त दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से करिए? या मैम, पूरा इसीलिए इजाज़त है कि आप अपने, एक्चुअली मैं जब जॉब कर रहा था मुझे अंदर से कुछ खालीपन महसूस हुआ, तो इसी के रिगार्डिंग मैं अपने अंदर के जो ड्रीम्स है उसे फुलफ़िल करना चाहता था। तो ये ड्रीम कैसे आई कैसे आपके माइंड में कि आपको साइकिल पे देश विदेश घूमना है, और वो भी एक ह्यूमैनिटी के कॉज पे? ये माइंड में कैसे आया? किसी से बात हुई आपकी या किसी से इंस्पायर हुए आप? एक्चुअली मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की है, तो मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसके अंदर आजकल क्रूएल्टी बढ़ती जा रही है लोगों में, लोगों के अंदर हिंसा बढ़ती जा रही है। आप आजकल आप देख सकते हैं रेप केसेस इतने बढ़ जा रहे हैं, मर्डर केसेस हैं, क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक लेक ऑफ ह्यूमैनिटी का ही रीज़न है कि लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कहता है कि मैं ही क्यों करूं, और मेरा वही मोटिव था कि सिर्फ मैं खुद से शुरुआत करता हूं, मेरे पीछे कितना कारवां बनता है ये मैं अपने पूरी जर्नी के बाद पता करूंगा। और सेकंड थिंग है ये एनवायरनमेंट के लिए, तो एनवायरनमेंट में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एआई की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर मैंने पढ़ा था कि आज से कुछ सालों बाद, मतलब 50-60 सालों बाद यहाँ पृथ्वी पर रहना नामुमकिन यानी मुश्किल सा हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एआई दिखेंगे और इंसान मतलब घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी, हीट इतनी बढ़ जाएगी, और चारों तरफ पेड़ इतने कट रहे हैं। अभी हम खुद ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि आज मार्च के महीने में भी इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी आज से 10 साल पहले नहीं पड़ती थी। तो इसी के लिए लेकर आपका ये मोटिव है कि आप लोगों को भी सतर्क कर सके और लोगों को अपने साथ जोड़ सके? जी, यही रीज़न था कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं जो अपनी पृथ्वी को देख रहा हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाली जनरेशन को उससे बेहतर दे सकूँ। तो क्या टाइमिंग आपका रहता है साइकिलिंग का? सुबह कितने बजे शुरुआत करते हैं, शाम कितने बजे तक जो है साइकिलिंग करते हैं आपने? सुबह 8 से 9 बजे के बीच में स्टार्ट करता हूँ और शाम को 5 से 6 बजे होल्ड कर देता हूँ। तो कितने किलोमीटर्स हो जाते हैं दिन में? मिनिमम 100 किलोमीटर्स। मिनिमम 100 करते हैं। सो आपके रहने सहने का, खाने पीने का, कपड़े का, इतने कपड़े तो आप नहीं ले जा सकते अपने साथ साइकिल, तो कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली मैं 5 से 6 ड्रेसेस रखता हूँ और 10 दिन का गैप लेके चलता हूँ कि 10 दिन के बाद मैं आधा दिन चलता हूँ, उसके बाद रुक के अपने कपड़े पड़े जहाँ पे भी स्टे का मिल जाता है, रेस्टोरेंट हो गया, ढाबा हो गया, मंदिर, गुरुद्वारा, पेट्रोल पंप। जब रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो खर्चा अपना लगता होगा खुद का आपका? ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग ये चीज़ हमारा मोटिव देख के हमें अकोमोडेशंस और सब कुछ फूड वगैरह उपलब्ध करवा देते हैं। अगर नहीं होता तो रास्ते भर में जो जन सहयोग, जो लोग हमारी मदद करते हैं डोनेशन के रूप में, उसी अमाउंट को हम अपने इसी निजी यूज़ कर लेते हैं। तो दिल्ली से आपको चले हुए लुधियाना आज पहुँचे हैं आप, कितना समय लगा, कितने दिन लगे आपको? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन जी। हो गए। तो अब आगे की यात्रा ऐसे ही 100 किलोमीटर करके ही पूरे दिन में? हाँ, पर डे 100 किलोमीटर होता है। और अभी प्लेन से तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, जैसे हम हिल एरियाज में पहुंच जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा ये एवरेज 70 to 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब पहले आपने पूरे भारत देश में यात्रा की साइकिल पे, तो दिक्कत आई थी हिमाचल वाली साइड पे?
हाँ, काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट सडन चेंजेस होता है। और पिछली मेरी ट्रिप में सबसे ख़ास बात रही थी कि मैं अपने कहते हैं ना कि एक मौत को छू के वापस आने का किस्सा है, तो कैसे? वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं था नामकिला टॉप है लद्दाख में एक, जो 15,000 प्लस मीटर हाइट पे है। तो मैं फीट पे हाइट 15,000 फीट हाइट पे है। तो मैं वहाँ जब नीचे से 20 किलोमीटर चढ़ाई लगा था, तो मैं वहाँ पे चढ़ता गया रास्ते में, मतलब जब स्टार्ट किया था तब एकदम मिनिमल बारिश थी, हल्की बारिश थी। तो जैसे ही मैं टॉप पे पहुँचा तो वहाँ तक पहुँचते फुल बारिश हो गई थी। और पिछली बार क्या था कि मैं ये रेनकोट लिया हुआ था दिल्ली में, मैं रखना भूल गया था। तो इस वजह से मेरे सारे जो कपड़े थे भीग गए थे और ये सारा सामान भी भीग चुका था। और जब मैं टॉप पे पहुंचा, जब हम ऊपर चढ़ते हैं एलिवेशन में, तो हमारी बॉडी में हीट होता है क्योंकि हमारी बॉडी वर्क कर रही थी, हार्ड वर्क होता है क्योंकि खींचना रहता है साइकिल को और सामान को। जब आप डाउन फॉल पे जाते हो तो उस समय आपकी बॉडी फ्री हो जाती है, कोई मूवमेंट नहीं रहता और टेम्परेचर वहाँ पे ऑलमोस्ट माइनस में था। तो अंदर से जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, बॉडी फ्रीज होने लग गई थी, वैसा सा फील हुआ। मेरे हाथों से ब्रेक नहीं लग पा रहे थे, मैं जैसे ब्रेक भी लगा रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे उंगलियों से आवाज़ आ रही हो। तो बड़ी मुश्किल से 20-25 किलोमीटर बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला। तब तक मेरी ऐसी हालत थी, इन आधे घंटे में मैं यही सोचता रहा कि बस ये मेरा आखिरी दिन है। मैंने अपने सारे जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, मित्रगण हैं, सबको याद कर लिया कि आज मैं शायद उन्हें वापस ना देख पाऊँ। लेकिन कहते हैं कि आप जब अच्छा काम करने चलो तो भगवान भी साथ दे ही देता है। तो मुझे कुछ दूर पे एक इंसान दिखा, जिनसे बात करने पे उन्होंने बोला कि आप, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, आप 3 किलोमीटर आगे चाहिए, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो वहाँ जाके मैं लगभग 3 घंटे हीटर के सामने बैठा रहा। और उसके बाद एक आसाम के आर्निक भाई हैं, जिन्होंने मुझे एक गेस्ट हाउस में रूम बुक करके दिया। उसमें मैं ट्रिपल रजाई के साथ 5-6 घंटे सोया, तब जाके मुझे नॉर्मल फील हुआ। और शाम को मैं उनके साथ बैठ के थोड़ी 2 बातें कर तो पाया। मतलब उसके बाद आप ठीक हो गए? या मैं ठीक हो गया उससे। तो कैसा लगता है जब इतने जो है आपके साथ हादसा भी हुआ है, एक तरह आप रेनकोट भूल गए इतने माइनस के टेम्परेचर में, कैसा लगता है ऐसी चुनौतियां जब सामने आती हैं और चुनौतियों को आप पार कर जाते हैं? अच्छा लगता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने हमेशा से चाहा है कि जो मन में आपकी इच्छा होती है ना, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप उस चीज़ को कभी भी पीछे नहीं हट सकते उस चीज़ तो से। आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं साइकिलिंग पे या आप अकेले ही सफ़र करते हैं? मैम निकलते तो अकेले हैं, लेकिन रास्ते में लोग जुड़ते जाते हैं और हमारे साथ चलते रहते हैं। अभी कितने लोग जुड़े हैं आपके? अभी 2 लोग और हैं और 2 पीछे आ रहे हैं। 4 लोग रास्ते में ही मिले हैं। अभी लद्दाख तक हम साथ ही जा रहे ऐसा हैं। नहीं है कि साथ साथ चलते हैं, बस चलते जाते हैं अपना अपना अलग? अपना हाँ, अलग अलग चलते हैं, जिसको जैसे कैपेसिटी होती है, कैसे मैं तेज़ चल रहा हूँ कि कोई स्लो चलता है, तो वैसे ही हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे पीछे रहें और शाम को एक जगह पर रुक जाए। अगर नहीं होता तो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रेस्ट कर तो लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ह्यूमैनिटी के लिए? इतना बड़ा कॉज कर रहे हैं, सो ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी की मदद करने के पीछे ये ना देखें कि ये मेरा अपना है, ये पराया है। जस्ट उसको अपनी तरफ से अपना एक प्यारा सा हाथ बढ़ाइए। आप खुद उस खुशी को फील कर पाएंगे कि आपने जब किसी की मदद करी, और उसके बाद अपने आप के अंदर जो संतुष्टि, अपने अंदर जो ह्यूमैनिटी की फीलिंग है, वो आप खुद देख पाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी को ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड करूँ, और मैं अपने भारत का तिरंगा है जो मैं अपने पूरे वर्ल्ड वाइड उसे एक नाम दे सकूँ अपनी तरफ से। तो ह्यूमैनिटी को आप कैसे, इसके राही जो जैसे आपने कहा कि किसी की मदद कीजिए, आप इससे कैसे किसी की मदद कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को सेव करके? जी, एनवायरनमेंट को सेव करके, प्लस लोगों में ये मोटिवेशन पैदा करके कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरे रास्ते भर में मुझे जिसकी लगती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए तो मैं उसकी करते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, इनके हौसले को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कैसे ये अपनी जॉब छोड़कर एक इंसानियत के नाते लोगों में इंसानियत को और बढ़ाने और इन्वायरमेंट के प्रति जो इनका प्यार है वो दिख रहा है कि इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहते हैं भारत देश के, और देश का नाम भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे पहले भारत देश की यात्रा साइकिल पर कर चुके हैं और आज जो है अब भारत देश से सिंगापुर जाने की इनकी तैयारियां हो चुकी है लगभग। बस वीज़ा का जो है इंतज़ार है, अगर वीज़ा इनका लग जाता है तो सिंगापुर भी जाएंगे, भारत देश का नाम जो है रोशन करेंगे। सो बहुत ही अच्छा लगा इनकी प्रेरणा, और आपको कैसा लगता है इनका ये मोटिव, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ मैं हूँ साक्षी, द समर न्यूज़।